जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए कर रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था भौगोलिक खोज। उसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं। दोस्तों, ये क्लास 9th के बच्चों के साथ साथ जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आर्मी, SSC GD और SSB, अन्य अदर एग्जामिनेशन की जितने भी तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अब का एग्जाम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और NCERT के तर्ज पर आधारित होता है, तो NCERT पढ़ना बहुत अत्यंत जरूरी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बगैर समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे निवेदन है कि ये क्लास को पूरा देखा कीजिए, अधूरा देखिएगा तो अधूरे रह जाइएगा। तो चलिए, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने यह बताया था कि भौगोलिक खोज कैसे कैसे हुई है। तो उसी के आधार पर यह चैप्टर नंबर 2 भी है। तो देखिए दोस्तों, 15वीं शताब्दी में क्या घटना घटी थी कि यूरोपवासियों ने विभिन्न देशों को खोजने के लिए भौगोलिक खोज के रूप में निकला। और उस भौगोलिक खोज के रूपों में 15वीं शताब्दी में सबसे पहले 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज यूरोप से निकला था, लेकिन उसने भौगोलिक खोज करने में असफल रहा। तत्पश्चात 1492 में कोलंबस निकला और अमेरिकी की खोज कर डाली, जिसे आगे चलकर अमेरिगो वेस्पुची ने उसे विस्तार रूप से समझाया, उसकी वर्णन किया, और इसी के नाम पर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नामकरण हुआ, जिसे नई दुनिया की संज्ञा दिया गया। क्योंकि इससे अमेरिका से यूरोप के लोग पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे, इसलिए इसे नई दुनिया का संज्ञा इन्होंने दिया। तो चलिए आगे की कहानी समझते हैं। तो जैसे ही आगे अमेरिका का खोजकरण हुआ, तो आगे चलकर यूरोपवासियों ने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। व्यापार क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना, और इसी के लिए भौगोलिक खोज का एक बड़ा उद्देश्य था। तो व्यापार करने के पर्पस से अमेरिका आए, और यहाँ पे व्यापारिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इन्होंने अमेरिका को यूएसए को अपना उपनिवेश बनाया। अभी उपनिवेश शब्द क्या होता है समझिए। उपनिवेश कहने का मतलब कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पे अधिकार जमा ले, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक तरह से अधिकार जमा ले, उस देश को अपने बस में कर ले, तो वह देश गुलाम की तरह उस देश का उपनिवेश बन जाता है। तो उपनिवेश बनाया, और इस क्रम में जो यूरोप के सबसे प्रचलित 2 देश थे, एक था फ्रांस और दूसरा था ब्रिटेन कहे तो इंग्लैंड। ये दोनों ने बढ़ चढ़कर उपनिवेश बनाने के हिस्सा में भाग लिया। लेकिन दोस्तों, इसके अमेरिका और यूरोप की भौगोलिक दूरी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब इसको पहलू को समझिए तो और मज़ा आएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यह पूरा के पूरा जो है, ये क्या है? अर्थ है। ये पूरा के पूरा क्या है? अर्थ है। अब जरा इसको समझिए। ये अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, यानी कि एशिया का क्षेत्र है। यह यूरोप है। यहाँ पे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। इसी प्रकार से यह दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका हो गया। अब जरा देखिए कि यूरोप और अमेरिका के बीच में एक सागर है, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इधर ईरी हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, और निचवा में हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें तो। अब जरा समझिए, इस सागर से यूरोप और अमेरिका के बीच में ये सागर सबसे बड़ा बाधा था। यहाँ से शासन यहाँ चला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसको झेल पाना। अब जरा समझिए, यहाँ पे जो मूल निवासी थे, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, इन दोनों में भौगोलिक दूरी होने के कारण एक दूसरे के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, खास करके आर्थिक
आर्थिक रूप से इन दोनों का विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहा था। जब आपस में एक दूसरे का विचार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, तांडव होगा। जब दो भाई होता है और दोनों के विवाह होकर जब आ जाता है तो एक दूसरे का विचार नहीं मिलता तो घर में तांडव कलह होगा, बर्बादी होगा, एक घर बिखर बिखर सा जाएगा। वही बात यहाँ हुआ। भौगोलिक दूरी होने के कारण एक दूसरे के विचार विमर्श में तालमेल खाया नहीं, और तालमेल ना खाने के कारण यहाँ के जो उपनिवेशवासियों थे, यानी कि यह अमेरिका के लोग अब ब्रिटेन के लिए उपनिवेशवासी हो गए, तो यहाँ के उपनिवेशवासियों ने उपनिवेश उपनिवेश वासियों ने उपनिवेश वासियों ने इनका धीरे 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 विरोध करना शुरू कर दिया, और अंततः ऐसा समय आया कि यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर कर आया, है ना। उपनिवेश ने क्या किया, विरोध किया, और विरोध करने के पश्चात एक ऐसा समय आता है जो क्या किया, है ना, एक युद्ध का, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्हिसिल बज गया एक प्रकार से, है ना। तो यूएसए में स्वतंत्रता संग्राम की ओर क्या हो गया, यानी कि यूएसए स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ चुका। अब इस स्वतंत्रता संग्राम होने के कारण जो हमने ये भूमिका बनाई इसमें अनेकों सारे कारण थे। उन अनेकों कारणों में से अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो हम ये समझने वाले हैं आगे की पॉइंट में। अब देखिए दोस्तों, अब हम पहला पॉइंट बनाने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता के कारण। कई सारे कारण थे, उन कारणों का हम चर्चा करेंगे। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, उन रीजनों का अध्ययन करेंगे, चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा, बस क्लास में जमे रहिए। देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं उपनिवेशों में राजनैतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में राजनैतिक स्वायत्तता का अभाव। देखिए दोस्तों, ये जो अमेरिका उपनिवेश जो बना, इस अमेरिका उपनिवेश में बड़े पैमाने पर लोग अंग्रेज थे। क्या थे, अंग्रेज थे, यानी कि यहाँ से बड़े पैमाने पर आए हुए थे। यहाँ ब्रिटिश सरकार यहाँ की जो जनता थी, जो प्रजातांत्रिक समाज चाहते थे, और प्रजातांत्रिक समाज चाहते थे, लेकिन जो छिलल मुर्गा था, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी इसके खिलाफ थी। जरा सोचिए कि आप जिस देश में रहे हैं, आपको जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को अगर कोई मानने पर बाधा डाले तो आप क्या कीजिएगा, धर को उठा के 2-4 भजरंगियाँ देने की कोशिश कीजिए। तो वही बात हुआ, है ना। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव होने के पीछे कारण था कि यहाँ के जो लोग थे बड़े पैमाने पर अंग्रेज थे, जो कि प्रजातांत्रिक समाज चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश जो सरकारें थी वो इसके खिलाफ थी। इसके खिलाफ जब थी तो एक उपनिवेश की तरह से क्या था, ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम का कारण बन गया था। इसके बाद हम अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट जो था वो था भौगोलिक दूरी। देखिए दोस्तों, यहाँ और यहाँ, ये है अमेरिका और ये है यूरोप। ये क्या है, यूरोप है, ये है यूरोप, और ये क्या है, अमेरिका है। इस यूरोप और अमेरिका के बीच में एक बड़ा सा पर्वत जैसा एक विशाल सागर के रूप में क्या है, स्थित है, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। यहाँ से यहाँ समय समय पर आ पाना, जनता से संबोधित करना या अपने एक प्रभुत्व को स्थापित कर पाना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। अमेरिका और यूरोप के बीच में लगभग 3000 मील की दूरी थी, जो आसानी से आज आना और जा पाना और हथियार भेजना, व्यवस्था भेजना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो भौगोलिक दूरी के कारण जो ब्रिटेन था यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, दूरी के वजह से, है ना। तो भौगोलिक दूरी भी एक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। उसी प्रकार से आगे हम अगर बात करें तो
धार्मिक सामाजिक में मतभेद यह भी कारण बना है ना, यह भी कारण बना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। इसमें क्या था दोस्तों कि जो ब्रिटेन के जो लोग हैं वो एल्किन समाज में मत रखते थे। एल्किन इनका एक प्रकार का धर्म था। एल्किन मत और चर्च आधिपत्य में विश्वास किया करते थे, जबकि वही अमेरिका के लोग प्यूरिटन मतावली यानी लिख देते हैं प्यूरिटन मतावलंबी में विश्वास किया करते थे। ब्रिटेन के लोग एल्किन मत और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे, जबकि वही अमेरिका के जो उपनिवेशवासी हुए वो प्यूरिटन मतावली में विश्वास रखा करते थे, जिस कारण इनका सामाजिक और धार्मिक भेद थोड़ा सा अलग था एक दूसरे से, जो तालमेल नहीं खा रहा था। और तालमेल जब कोई भी चीज़ में नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है कि फूट पड़ेगा ही पड़ेगा, एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा कारण जो इंग्लैंड का था वह था यहाँ के जो व्यवस्था थी वह था जो पूंजीवाद यानी कि कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर उनके रूप से यह आधिपत्य था, यानी कि व्यवस्था थी। कुलीन वर्ग एवं सामंतवादी व्यवस्था थी। क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था ब्रिटेन की व्यवस्था, जबकि यही जो अमेरिका की जो व्यवस्था थी, यहाँ के जो उपनिवेशवासियों की जो व्यवस्था था, जो यहाँ के लोग मानते थे वह था सामाजिक धार्मिक रूप से इनका अपना स्वायत्तता था। इन लोग अपना विचार रखते थे, जिस कारण इन दोनों का सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के कट्टर हो गए। जब कट्टर हो जाएंगे तो क्या होगा, इसका भी यानी कि पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करेंगे, तो यह भी एक कारण बन गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। धार्मिक और सामाजिक मतभेद भी एक कारण बन गया। अब इन घटनाओं के पश्चात एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घट रही है, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध। यह युद्ध चला था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध चला था। 1756 से 1763 के बीच यह युद्ध चला था। 1756 से 1763 के बीच में, जिसमें फ्रांस के द्वारा फ्रांस की क्या हो गई? हार हो गई। फ्रांस हार गया। जब फ्रांस हार गया तो इस युद्ध में मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सतवर्षीय युद्ध हुआ था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1756 से 1763 के बीच में। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में फ्रांस की हार हुई, इंग्लैंड की जीत हुई। लेकिन इस जीत के बाद इंग्लैंड ने इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। नुकसान हुआ और जो नुकसान की जो भरपाई करनी है वो अमेरिका वासियों पर थोप देगा। जब अमेरिका वासियों पर थोप देगा तो सतवर्षीय युद्ध भी क्या बनेगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण बना। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के युद्ध में इंग्लैंड इससे जीत तो लेता है, लेकिन इस जीत में काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान हो जाता है। जितना कि लेता ना है उतना किसका क्या होता है? नुकसान, यानी गवा बैठता है और इससे बखुला जाता है। और बखुला जाने के कारण इंग्लैंड जो होता है अमेरिका के वासियों पर कर थोप देना शुरू करता है, यानी कि वसूलना शुरू कर देता है। और इसी युद्ध पर एक टिप्पणी करते हुए, सतवर्षीय युद्ध पर टिप्पणी करते हुए पोलार्ड ने कहा, फ्रांस की पराजय, ये बात याद रखिएगा, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम की इच्छा को और बढ़ा दिया। यूएसए की स्वतंत्रता संग्राम की इच्छा को और बढ़ा दिया। ये कौन कहा?
पोलार्ड ने कहा। पोलार्ड ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने यूएसए की स्वतंत्रता संग्राम की मांग को और बहका दिया, यानी कि और दाह दिया, जिसे घी में है ना, कहते हैं आग में घी डालना, उस तरह से यह काम किया फ्रांस की पराजय ने, है ना। क्योंकि मानना था कि फ्रांस इतनी बड़ी जो शक्तियां थी किसी से हार नहीं सकती थी और इंग्लैंड से हार गया, और इसी से प्रेरणा लेके अमेरिका वासियों ने और तीव्र गति से अपने आंदोलन को बढ़ा दिया। इसी पर टिप्पणी करते हुए पोलार्ड ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने यूएसए की स्वतंत्रता संग्राम की दाह को और बढ़ा दिया। एक कौन कहा? पोलार्ड ने कहा। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रगति विरोध और आर्थिक नीति। देखिए दोस्तों, यहाँ के जो अमेरिका के जो उपनिवेशवासी हैं वो अपना व्यापार जैसे चाहते थे वैसे अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बार बार हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे आपका मन है कुछ और करने का और आपको बार बार कोई बोले कि ये न करो, तो आप क्या करिएगा? चिढ़िएगा, गुस्साइएगा, और जब गुस्साइएगा तो अगर आप में ज़्यादा ताकत हो तो दो चार भैया उसको दे डालिएगा, है ना। तो ये अमेरिका जो भी व्यापार करता था उसमें ब्रिटेन जो है बार बार हस्तक्षेप करता था कि इसे न करो, ये करो, वो करो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये समस्या उत्पन्न करता था व्यापार को लेकर। इसीलिए प्रगति और विरोध आर्थिक नीति भी एक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना, है ना। और इस नीति के अनुसार उपनिवेश का इच्छा था कि वह क्या करे, है ना, ब्रिटेन का नाश हो, है ना। इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे, यानी कि इसका नाश चाहते थे, विरोध चाहते थे, है ना। उसी प्रकार से अगला पॉइंट जो आएगा इसके बाद आपत्तिजनक कर, जो हमने पीछे भी चर्चा किया। अगला पॉइंट है है ना, आपत्तिजनक कर। देखिए दोस्तों, यह आपत्तिजनक कर क्या था से समझिए। देखिए, 7 वर्षीय युद्ध हमने भी कहा कि 1756 से 1763 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई थी। इस युद्ध में इंग्लैंड इतना ना बर्बाद हो गया कि बर्बाद हो जाने के कारण इस युद्ध के खर्चा तत्कालीन उस समय के पीएम जिसका नाम था ग्रेनविल ने एक एक्ट लाता है, जिसे हम 1765 में एक एक्ट लाता है जिसे स्टाम्प एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए जितना भी अदालती कागजों से संबंधित काम होते थे, जितना भी अदालती कागजातों से संबंधित, यानी कि अदालती से संबंधित जितने भी काम होते थे, उन सभी पर 20 सीलिंग, है ना, 20 सीलिंग, याद रखिएगा, 20 सीलिंग स्टाम्प लगा देता है। 20 सीलिंग स्टाम्प लगा देता है और जिस कारण बहुत ज़्यादा अमेरिका वासियों ने विरोध करता है, गुस्सा करता है ना। इसको मतलब अपनी बहुत ज़्यादा छिलर मुर्गा के प्रति आक्रोश जाहिर करता है। इतना ही ना, इसके बाद लगभग 2 साल बाद 1767 में, है ना, एक और ब्रिटेन की जो शक्तियाँ हैं, ब्रिटेन की जो सरकारें हैं, एक और टैक्स लाद देती है। उस स्टाम्प एक्ट में, है ना, एक और स्टाम्प एक्ट के जरिए इसमें क्या करता है कि जो रोजाना की वस्तुआ होता है, दिनचर्या की जो वस्तुआ होता है, उस पर भी क्या कर देता है, यानी कि उपभोग की वस्तुओं पर भी क्या करता है, ये टैक्स लगा जाता है। उसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे कागज पर भी टैक्स लगा देता है, शीशा पर भी टैक्स लगा देता है, चाय एवं रोगन वस्तुओं पर भी कर लगा देता है। और इन सब कर के पश्चात अमेरिका वासियों में इतना आक्रोश आ जाता है कि इन लोगों ने विद्रोह कर देता है। और इसी विद्रोह के जरिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है, इसी को देखते हुए एक व्यक्ति है जिनका नाम है, ये बात याद रखिएगा, सैमुअल एडम्स ने एक नारा उपनिवेशवासियों के समर्थन में एक नारा जारी करता है। उस नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा देता है। नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर। आपसे पूछेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। सैमुअल। और इसके बाद इन्होंने दो संस्था का स्थापना किया। दो संस्था इन्होंने बनाया। वो दो संस्था में एक संस्था था स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री। स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री। स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता का पुत्री, ये दो संस्था का स्थापना किया था सैमुअल एडम्स ने। इसके बाद दोस्तों अगली जो घटना है वह है लेखक एवं प्रचारकों। लेखक कहाँ कहते हैं कि जहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच पाता है वहाँ मन पहुँच जाता है, और वहीं लेखक भी पहुँच जाता है ना। तो अगला जो भूमिका निभाएगा वो है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। अब लेखक एवं प्रचारकों की भूमिका, इसमें जो व्यक्ति आने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है थॉमस पेन। इन्होंने 1776 ईस्वी में इनका एक पत्रिका प्रकाशन होता है जिसका नाम है कॉमन सेंस कहते हैं ना, थोड़ा जरूर न सेंसुरे बैला, तो कॉमन सेंस है ना। कॉमन सेंस नामक पत्रिका का पत्रिका का क्या होता है, प्रकाशन होता है। और इसमें एकदम पूरा एकदम भाषण एकदम हैवी एकदम पूरा एकदम बिजोड़ वाला भाषण इसमें लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़कर अमेरिका वासियों के हृदय में पूरा एकदम जोश और जुनून भर जाता है और कहता है अब तो तोरा आर चाहे तो पार, है ना। तो कॉमन सेंस में एकदम बिजोड़ से भूमिका वाली भाषण को प्रदर्शित किया था, जिसके पढ़ के एकदम क्या किया, लोगों ने अपना पूरी तरह से जोश में आ गया। और जोश में आ जाने के बाद अब तो कहा कि छिला मुर्गा तोरा खदेड़ के मारबो, चाहे कोनो बिल में घूंचे तू, है ना। उसके बाद इसमें एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है थॉमस जेफरसन। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया, इन्होंने सहयोग किया। अब इन सभी घटनाओं के इतना घटना तो हुआ कम नहीं था। एक और बेला आ जाता है ना, एक और आ जाता है, इंग्लैंड के नए शासक के रूप में आता है जिसका नाम है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। ये बैला इतना बड़ा ये दोगला इंसान था, कहिए मत। इसको लगता था कि सत्ता का जो शासन है वो अपने इच्छा से चलाएंगे, है ना, अपने इच्छा से चलाएंगे। यानी कि ये व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत पर काम करता था। व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत पर यह काम करना चाहता था, यानी कि उसमें विश्वास रखता था। ये जो जॉर्ज तृतीय था, निरंकुश की नीति अपनाया। निरंकुश का मतलब एकदम कठोर, किसी का ना सुनना, एकदम खुद का सुनना, जो भी करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, दूसरा कोई के नहीं सुनेंगे, चाहे बाप हो, दादा हो, भाई हो, कोई के नहीं सुनेंगे, है ना। तो जॉर्ज तृतीय था, निरंकुश की नीति अपनाया और व्यक्तिगत सिद्धांत में विश्वास को कायम रखने की कोशिश किया। जबकि इसी का विरोध इंग्लैंड के वासियों ने किया। इंग्लैंड के वासियों ने खुद ही इसका क्या किया, विरोध किया। इंग्लैंड के लोगों ने इसे खुद क्या किया, विरोध किया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इंग्लैंड की जो प्रणाली है वो मंत्रिमंडल पर आधारित, मंत्रिमंडल को लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, यानी मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करना चाहते थे। लेकिन ये बैला जो है जॉर्ज तृतीय, निरंकुश की नीति अपनाया और व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत पर काम करना चाहता था, यानी कि जो मन करे सो हम करेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा नीति अपनाने की कोशिश की। कौन? जॉर्ज तृतीय। और इसका सपना आगे चलकर चूर हो गया इबैला के। अब देखिए दोस्तों, इस घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना, यही सबसे बड़ा कारण बना, तत्कालीन कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी की घटना। अब इसमें क्या हुआ इसको समझिए। 1700
73 ईस्वी की चाय कानून इसमें जो भारत से जो चाय जा रही थी, वो डायरेक्ट यहाँ अमेरिका पहुँचाना था, है ना, डायरेक्ट अमेरिका पहुँचाया जाना था। अब जब यहाँ से चाय की पेड़ यानी कि भारत से चाय से लदी जहाज जब अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुँचता है, अमेरिका के USA के बोस्टन बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग लाल कपड़ा पहनकर यानी कि रेड इंडियन इस जहाज़ों पर चढ़ जाते हैं और जहाज से भरे यानी चाय से भरे बोरियों को उठा कर समुद्र में फेंक देते हैं। और इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जानते हैं और यही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा कारण बना। चाय पार्टी को जितने भी चाय से लदा इस पर जहाज सब उठा के पेटी क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया और इधर से जितने भी सेना थे ब्रिटेन के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ी यह भूल कर डाला। इसके बाद अमेरिका में पूरी तरह से आंदोलन का संग्राम का छिड़के भीषुल बज गया, है ना, तबाह हो गया, है ना। और इतनी इस घटना के पश्चात जो ब्रिटेन का जो तत्कालीन सरकार थी वो बोस्टन बंदरगाह से व्यापारिक जो मार्ग जो चल रहे थे उस पर रोक लगा दिया, रोक लगा दिया। इस घटना के बाद व्यापारिक रास्ता पर क्या लगा दिया, व्यापार करने पर, इस बंदरगाह से व्यापार करने पर रोक लगा देने के कारण और भी लोगों में तीव्र गुस्सा आ गया, है ना, और पूरी तरह से ये ब्रिटेन को भगाने का प्लान यहाँ से शुरू हो गया। 1774 को 74 ईस्वी में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में महादेशीय सम्मेलन आयोजित होता है। फिलाडेल्फिया में महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया जाता है। यहाँ लिखते हैं ब्रिटिश कानून का विरोध किया जाता है और आगे चलकर और फिर 13 अप्रैल 1975 को लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष होता है। इस युद्ध को लेकर प्रथम संघर्ष होता है और फिर जब इससे भी नहीं मानता है ये सब बैला लोग तो आगे चलकर 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में सेकेंड सम्मेलन होता है। अब इस सम्मेलन में जो मुख्य रूप से बातें कही जाती है वो टॉमस जेफरसन द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पेश किया जाता है। इस सम्मेलन में जब दूसरे सम्मेलन होता है तो इस सम्मेलन में टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा, ये बात याद रखिएगा, घोषणा पत्र जारी किया जाता है।
देखिए 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेश वासियों मिलकर फिलाडेल्फिया में एक महादेशीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार के घोर विरोध किया जाता है, बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। और उस विरोध के पश्चात आगे 18 अप्रैल 1975 को लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष होता है, यानी कि युद्ध होता है दोनों के बीच में, पूरा एकदम तरह तरह से काट छाट ये वो 12-13। और उसके बाद 4 जुलाई 1776 को सेकेंड सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो जारी किया रहता है वह पेश कर देता है। और इसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन को यूएसए का सेनापति नियुक्त किया जाता है। यूएसए का सेनापति नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद सेनापति जैसे ही नियुक्त होते हैं, अब सब छिलल मुर्गा के इन लोगों अमेरिका वासियों ने अब खदेड़ के मारना शुरू करेंगे, है ना। तो सेनापति नियुक्त होता है और नियुक्त होने के बाद 3 फरवरी 1783 को पूरी तरह से इस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को एकदम बड़े पैमाने पर विरोध होता है। अब चाहे तो तू और चाहे तो हम वाली घटना यहाँ से शुरू हो जाता है। और इतना संघर्ष बड़े पैमाने पर होता है, इतना दोनों तरफ से संघर्ष हो जाता है कि अंत में ब्रिटेन वासियों घुटना टेक देते हैं। जो आगे चलकर है ना, आगे चलकर 3 फरवरी इसी डेट को, यानी कि 3 फरवरी 1783 को एक पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि होती है। और इसी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। और 1787 में यूएसए में संविधान निर्माण होता है। और आगे चलकर 1787 में यूएसए में संविधान का निर्माण होता है, जो 1789 में लागू हो जाता है ना। 1789 में लागू होता है। तो आपसे पूछेगा कि अमेरिका में संविधान लागू कब हुआ था, तो 1789 में। अमेरिका का जो युद्ध है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पेरिस के संधि के तहत, है ना। कब हुआ था पेरिस की संधि, तो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त कर गई। फिर आगे चलकर 1787 में यूएसए में संविधान का निर्माण होता है, और वह संविधान आगे चलकर 1789 में लागू कर दिए जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं शुरू से। तो देखिए दोस्तों, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय वासियों ने क्या किया, भौगोलिक खोज के कारणों को परिणाम दिया। परिणाम दिया। उस परिणाम में एक नई दुनिया की खोजी, जिसे अमेरिका कहेगा। इस अमेरिका को उपनिवेश बनाया ब्रिटेन ने। उपनिवेश बनाने के बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों कारण सामने आए। उन कारणों में से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में से, उपनिवेश वासियों को राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव मिला। दूसरा, भौगोलिक दूरी मिला। तीसरा, सप्तवर्षीय युद्ध मिला। उसके बाद प्रगति विरोध का आर्थिक नीतियां का परिणाम भी सामने आया। आपत्तिजनक ब्रिटेन ने अमेरिका पर कर लगा दिया। उसके बाद लेखकों और प्रचारकों की भूमिका निभाया, जिसमें टॉमस पेन ने 1776 में कॉमन सेंस नामक पत्रिका जारी हुआ। इसके बाद थॉमस जेफरसन ने भी इसका क्या किया, आलोचना किया। उसके बाद एक सड़ा हुआ आता है निरंकुश राजा, जिसका नाम है जॉर्ज तृतीय। तो जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति के तहत यह व्यक्तिगत शासन में विश्वास रखता था, लेकिन जबकि यहीं के लोग इसका विरोध किया, और क्योंकि यहाँ के लोग मंडलीय व्यवस्था से काम करना चाहते थे। इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख तत्कालीन कारण बना, वह बोस्टन टी पार्टी की घटना, जो कि 1773 में हुई थी।
तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशवासियों ने मिलकर फिलाडेल्फिया में महादेशीय सम्मेलन का आयोजित करता है, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध करता है। आगे चलकर 18 अप्रैल 1975 को लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ और उसके बाद 4 जुलाई 1776 को, है ना, सेकेंड सम्मेलन होता है, जिसमें थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा पत्र जारी कर देता है। इसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन को यूएसए का सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है और बहुत दोनों तरफ से घनघोर क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। इस युद्ध की समाप्ति 3 फरवरी 1783 के पेरिस की संधि के तहत समाप्त होती है। आगे चलकर 1787 में यूएसए में संविधान का निर्माण होता है और वही संविधान 1779 में लागू कर दिए जाते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, है ना, इस युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले। इस युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले। ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि चैप्टर ही थोड़ा सा लंबा है। तो इस युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पहला परिणाम यह निकला कि ब्रिटेन का जो सपना था वो चूर-चूर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के हाथों से एक उपनिवेश उसके हाथों से निकल गया, है ना। तो पहला ब्रिटेन का सपना क्या हो गया, चूर-चूर हो गया। एक उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों से क्या हो गया, निकल गया। ब्रिटेन के हाथों से क्या हो गया, एक उपनिवेश छूट गया, निकल गया, है ना। और एक शक्तिशाली और यूएसए जो है, उसके बाद यूएसए शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। आगे क्या परिणाम देखने को मिला। उसमें जो एडम स्मिथ के लैसेज फेयर, इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूती मिला। इसके बाद ब्रिटेन जो हार हुआ, उसका कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसके वजह से हार हुआ होगा। तो ब्रिटेन की हार की जो दोष वो जॉर्ज उबैला के निरंकुश राजा जॉर्ज तृतीय के माथा मढ़ दिए गया। इसके बाद राजनीति में जनता की भागीदारी को प्रशस्त किया गया। आगे जो हुआ वो यूएसए में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, उसको मान्यता दी गई यूएसए में, है ना। यूएसए में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूती, यानी कि इसकी मान्यता मिली कि शक्ति किसी एक के पास नहीं रहना चाहिए, इस शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। जरा सोचिए कि सारा शक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के दे दिया जाए या हाई कोर्ट को दे दिया जाए या केंद्र सरकार अपने पास रख ले, तो जैसे चाहेगा वैसे जनता को मरोड़ देगा, टेढ़ देगा। तो इन्होंने शक्ति का पृथक्करण दिया कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का क्या हुआ, प्रशस्त हुआ यहाँ पे। आगे चलकर वयस्क मताधिकार, लेकिन एक बात इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, वयस्क मताधिकार और स्त्रियों को मत देने से वंचित रखा गया, यानी कि इन लोग मत देने का अधिकार इन लोग को नहीं मिला। उसके बाद अगला जो परिणाम है वह धर्मनिरपेक्ष, जैसे भारत भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता राजनैतिक व्यवस्था को
मूल अधिकार माना गया, मूल अधिकार माना गया, मूल अधिकार माना गया। अब इस सभी को एक बार ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है इंग्लैंड की असफलता होने के कारण। यह था परिणाम कि जब अमेरिका जीता तो क्या क्या परिणाम सामने निकल कर आया। उसी प्रकार से इंग्लैंड की असफलता होने का कारण क्या था, क्या ऐसा कारण है कि इंग्लैंड असफल हो गया, है ना। तो इंग्लैंड के असफलता का कारण, असफलता के कारण पहला इसमें कारण यह है कि यह है अमेरिका और यह है ब्रिटेन, इन दोनों के बीच अटलांटिक महासागर आता है जो लगभग एक दूसरे से आ पाना जा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना। तो भौगोलिक दूरी पहला इसका कारण बनेगा, भौगोलिक दूरी जो लगभग 3000 मील की दूरी थी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच की दूरी, यानी कि भौगोलिक दूरी पहला कारण बना। दूसरा कारण यह बना कि यूएसए का एक शक्ति यूएसए के शक्ति को ये सब छिलल मुर्गा जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। इनको लगा गृह युद्ध है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इन लोग का जब बांस होने लगा तब समझ में आया। तो यूएसए की शक्ति को नज़रअंदाज किया। इनको लगा कि गृह युद्ध हो रहा है, तो गृह युद्ध पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब इन लोग पिटाई लगा, खदेड़ के जब इन लोग मार लगा तब समझ में आया। आगे तीसरा जो कारण बना, उपनिवेशवासियों में एकता और उत्साह। जितने भी अमेरिका में उपनिवेशवासी थे या जितने भी उपनिवेशवासी थे, दोनों में सभी में आपस में बहुत जोर से एकता बना, और उस एकता और उत्साह के वजह से क्या हुआ, इनको सफलता मिला, है ना। तो उपनिवासियों में एकता, उपनिवासियों में एकता और उत्साह के भावना ने, है ना, इसे हराने का काम किया। उसके बाद ब्रिटिश राजनेता के बीच में इन लोग खुद बैला अपने में, जैसे हमने बताया पीछे कि वो जो ब्रिटेन में अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज थे। यहाँ के लोग चाहते थे कि हम अपने तरीक़ा से चलाएं, लेकिन वहीं के कुछ शासक थे जो इनका विरोध कर रहे थे। तो जो एक नेता जो होता है उनका आपसी जो विचार था वो सही नहीं था। अभी वर्तमान में देखिए, विपक्ष कुछ और कहता है, पक्ष कुछ और कहता है। अभी जितने भी सत्ता दल के नेता है वो सब पगला गया, सबका पागल कुत्ता काट लिया, है ना। और सब बूढ़ा हो गया, सब ठिया गया वो सबके, है ना। लेकिन दिमाग ना कर रहा है, और जनता ही बुर्बक है तो सरकार क्या करे। अगला जो बनेगा वो ब्रिटिश राजनेताओं के बीच मतभेद उसके बाद आगे जो पॉइंट बनेगा ब्रिटिश विदेशी से, जो ब्रिटिश है वो विदेशियों का इनको सहायता नहीं मिला, ब्रिटिश को विदेशी सहायता नहीं मिला, जबकि वही ब्रिटिश को विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि यूएसए को फ्रांस ने खुलकर मदद किया, है ना। यूएसए को फ्रांस ने खुलकर मदद किया, यानी कि इसके विदेशी सहयोग इसे मिला, धन से हर एक तरह से क्या मिला, यूएसए का सहयोग मिला। इसके बाद यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसका जो नेतृत्व करता है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध को जीत पाता है। तो अमेरिका को सबसे सुयोग्य नेता मिल गया, जो धैर्य और साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित करने का काम किया। तो है ना, यूएसए को सुयोग्य नेता मिला,
नेता मिला जिसने धैर्यपूर्वक, जैसे देखिए जब लड़ाई होता है तो दो व्यक्ति आपा खो देता है, आपा नहीं खोना चाहिए, एकदम आराम से शांतिपूर्वक सोच समझ कर जहाँ जहाँ दुश्मन चूक करता है वहाँ वहाँ वार करना चाहिए। तो यूएसए के सुयोग्य नेता मिला, है ना, सुयोग्य नेता मिला जो धैर्य साहस एवं कुशलता पूर्वक अंग्रेजी ब्रिटिश छिलल मुर्गा को क्या किया, पराजित किया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। कहता है इसके परिणाम क्या मिले, तो उपनिवेश वासियों, है ना, एक उपनिवेश ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन यूएसए, उसके बाद हमने कहा कि लेसेज फेयर, इसका मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, है ना, इसका दोष किसके माथे चढ़ गया, जो तृतीय के माथे चढ़ा दिया गया, है ना। उसके बाद राजनीतिक की चीज़ें बताएं, फिर यूएसए मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण की बात हुई, फिर वयस्क मताधिकार एवं स्त्रियों पर रोक लगा दिया गया, यानी कि इन लोग वोट नहीं दे सकता। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक व्यवस्था को मान्यता प्राप्त किया गया। और इसके बाद इंग्लैंड की असफलता के कारण पहला कारण बना भौगोलिक दूरियां, दूसरा बना यूएसए की शक्ति को नज़रअंदाज किया, यानी कि इसे गृह युद्ध समझता रह गया। और अगला कारण बना उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह का जो जुनून था वो बहुत ज़्यादा था। इसके बाद बना ब्रिटिश राजनेताओं के बीच अपने में मतभेद था। उसके बाद बताएं कि ब्रिटिश को कोई भी विदेशी सहयोग नहीं मिला, जबकि वही यूएसए को फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यूएसए का सुयोग्य नेता मिला जिसने धैर्य और साहस और कुशलतापूर्वक ब्रिटेन को भगाने का काम किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर हम उस पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी क्लास में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।